सुनो सुनो वो उसकी आवाज़ आ रही है, उसकी बंद कर देना, उसकी बंद कर दी। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। अभी 2 मिनट वेट करते हैं। हेलो सर। हेलो। आज हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताएंगे। हमने जर्नल एंट्रीज और वाउचर बनाना है वो सीख लिया है। अभी जो भी एंट्रीज हमने की है, कल जो हमने एंट्रीज की थी उसके अलावा मैंने आज कुछ और एंट्री किया है। तो इससे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट जो बन गई वो आपको मैं बताऊंगा। अभी कुछ लोग और ऐड हो रहे हैं, अभी ऐड होने देते हैं। बंद कर। अभी स्टार्ट करें? मेरी वॉइस क्लियर है सबको? जी सर। क्लियर। और जो स्क्रीन है वो भी क्लियर है? यस सर। मैंने कुछ सैम्पल एंट्रीज की है। तो सैम्पल एंट्रीज करने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है वो ऑटोमेटिक रेडी हो गया है। तो इससे पहले थोड़ा मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। एक्चुअली में ये आपको क्लियर है ना? ये स्लाइड दिख रही है आपको? जी सर दिख रही है। हाँ जी। इसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इसमें एक्चुअल में जो इसका जो फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होता है। एक्चुअली मैंने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो बेसिकली फॉर नॉन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आती है, जिस पे कंपनी एक्ट या बैंकिंग एक्ट ये अप्लीकेबल नहीं होता है। जो फॉर एग्जांपल कोई फर्म हो गई, कोई इंडिविजुअल हो गया, कोई शॉप हो गई, तो इसमें जो बैलेंस शीट जो बनती है वो इस फॉर्मेट में बनती है। इसमें जो पीरियड होता है वो एनुअली बनती है। जो भी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट है या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एनुअली होता है। तो इसमें पीरियड एनुअली हो गया। और जो फॉर्मेट होता है वो बेसिक फॉर्मेट होता है। बेसिक फॉर्मेट में प्रॉफिट एंड लॉस में जो इस साइड होता है, लेफ्ट साइड जो होता है वो एक्सपेंडिचर होता है अपना, जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं, परचेज हो गया। और जो राइट साइड होता है वो सेल्स एंड जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो सारी आ गई। तो राइट साइड इनकम एंड सेल हो गई, और जो लेफ्ट साइड है वो परचेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। ये तो हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आई बारी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट के केस में ये जो बेसिक फॉर्मेट होता है उसमें जो राइट साइड होता है वो असेट्स होती है। उसमें फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स हम डिवाइड कर सकते हैं। और जो लेफ्ट साइड होती है वो कैपिटल अकाउंट, लोन्स एंड लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमारा अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इसमें आ जाएगा। ये बेसिक फॉर्मेट है। अगर हम बैंक की बात करें, बैंक के केस में भी ये एनुअली होता है और उस पर कंपनी एक्ट अप्लीकेबल नहीं होता। तो इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 अप्लीकेबल होता है। ये अगर हम इनसे डिस्कस करें, जय जी हाँ जी सर। आपको तो थोड़ा क्लियर होगा इसमें बैंकिंग के बारे में। सर सही बोल रहे हैं आप। इसमें कंपनी एक्ट तो अप्लीकेबल होता नहीं है, तो जो शेड्यूल 6 है वो तो अप्लीकेबल हुआ नहीं। तो इसमें जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है उसमें जो फॉर्म ए एंड बी है
जो थर्ड शेड्यूल है वो अप्लीकेबल होता है। इसमें क्लियर है ना, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं नहीं सर, थोड़ा बहुत ये जो एमसीए की जो बैलेंस शीट होती है, मतलब जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है, सेम यही यही पैटर्न होता है उसका। हाँ, पैटर्न तो लगभग यही तो होता बस है। स्केड्यूल्स ऐड हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। तो बैंकिंग के केस में कंपनी एक्ट भी अप्लीकेबल नहीं होता है, और जो एक्चुअल में बेसिक फॉर्मेट है वो भी बैंक है वो अडोप्ट नहीं करता है। तो इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट। वैसे बेसिक कंसेप्ट वही रहता है, इसमें थोड़ा फॉर्मेट अलग होता है। इसमें जो लाइबिलिटीज जो साइड है वो पहले लेफ्ट में था, वो ऊपर आ गया। कैपिटल एंड लाइबिलिटीज टॉप में आ जाता है, और असेट्स का केस है वो नीचे आ जाता है। या हम इसको बोल सकते हैं कि हमने फंड कहाँ से लिए हैं, और हमने उस फंड को कहाँ पर वो किया है, अप्लाई किया है। ये आ गया बैलेंस शीट, और ये आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें इनकम पार्ट है ऊपर आता है, फिर एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाता है। हम इसका बैंकिंग के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंपनीज के बारे में। अब कंपनीज के केस में जो कंपनी एक्ट अप्लीकेबल होता है उसमें शेड्यूल 6 बोलता है। हमारा जो शेड्यूल 6 है एक्चुअल में, ये शेड्यूल 6 है। शेड्यूल 6 के जो पार्ट 1 एंड 2 होते हैं, पार्ट 1 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पार्ट 2 में बैलेंस शीट होती है। इस वाले केस में भी लगभग सेम फॉर्मेट बैंकिंग वाला होता है। उस प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऊपर रेवेन्यू हो गई और इनकम हो गई, जो भी हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई है या इनकम जनरेट हुई है वो टॉप में आ गई। उसके बाद जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं, जितने भी एक्सपेंडिचर है वो फिर नीचे आ गए उसके। उसके बाद जो भी प्रॉफिट हमने जनरेट किया है वो सारा आ गया, फिर उसके ऊपर कितना टैक्स बना है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें शो करते हैं। फिर जो नेक्स्ट है वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी वही सेम फॉर्मेट है। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाला टॉप में आ गया, और उसके बाद जितनी भी हमारी मतलब कि इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जो शेयर होल्डर्स फंड है, उसके बाद जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है, और जो असेट्स है, असेट्स नीचे आ गया। असेट्स में नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स, ये सारा आ गया। ये मैं अभी बेसिक्स बता रहा हूँ। उसके बाद जो फोर्थ केस आता है, फोर्थ केस में आता है कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड होती है, जो इंटाइटीज लिस्टेड होती है स्टॉक एक्सचेंज में, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी में जो लिस्टेड होती है, या हम बोल सकते हैं कि उसके जो शेयर कैपिटल है वो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा बीएससी और एनएससी में है, वो अगर उसमें लिस्टेड है, तो आपको जो एनुअली है वो तो हाफ ईयरली, और एनुअली तो आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसमें क्वार्टरली भी बनानी पड़ेगी। उसमें लिमिटेड रिव्यू बोलते हैं। इसका मैं डिटेल में अलग से क्लास लूँगा, अभी तो बस मैं हल्का सा बेसिक बता रहा हूँ। इसमें जो फॉर्मेट होता है उसमें इस टाइप का फॉर्मेट होता है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये वाली इन्फॉर्मेशन है सारी सेम रहेगी। इसमें जैसे जो ईयर वाला है, जैसे इसमें करंट ईयर आ गया और लास्ट ईयर आ गया, वैसे ही इसमें ये जितने भी ईयर आते हैं ये क्वार्टरली वाइज ईयर आते हैं। तो ये बस मैंने अभी बेसिक बताया है। मैं टेली पे आता हूँ। अब टेली पे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने कुछ सैंपल एंट्रीज की है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो हो रहा है? हाँ जी। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट साइड में आपका परचेज अकाउंट आ गया और एक्सपेंडिचर अकाउंट आ गया, और राइट साइड में सेल आ गई और इनडायरेक्ट इनकम आ गई। अब हम इस पे चलते हैं, जैसे परचेज। अब परचेज यहाँ पर कैसे आया है, 3,25,000 परचेज कैसे आया है? इस पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसमें थोड़ी डिटेल आ गई। परचेज अकाउंट, इसमें बस एक ही डिटेल है, 3,25,000। इसमें हमने राइट क्लिक किया है। राइट क्लिक करने से इसके अंदर जितनी भी डिटेल है वो आ जाएगी। इस पर फिर से हम राइट क्लिक करेंगे, ये फिर से समरी हो गई। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हमने राइट क्लिक किया, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में हमारे कितने कितने एक्सपेंडिचर है देखिए। फर्स्ट है कमीशन अकाउंट, हमने कमीशन पेमेंट किया है 10,000। उसके बाद कुरियर चार्जेस हमने 2,500 कुरियर चार्जेस पे किया है। फिर डेप्रिसिएशन, फ्रेट अकाउंट,
इंटरेस्ट हमने पेमेंट किया है, अदर एक्सपेंडिचर, रेंट अकाउंट, रिपेयर मेंटेनेंस और सैलरी, ये सारा हमने पेमेंट किया है। तो हमारी ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमारा परचेज के नीचे आया है, लेफ्ट साइड में आया है प्रॉफिट लॉस के। अब जैसे हमने जो कमीशन पेमेंट किया है, इस पर हम फर्दर और अंदर जा सकते हैं। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं कमीशन पे। हमने कमीशन पे जो डबल क्लिक किया है, अब देखिए इसमें मंथ वाइज आ गया। इसमें अप्रैल में हमने इतना पेमेंट किया है। हम जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे वैसे वैसे इसमें शो करेगा। अब ये डेबिट बैलेंस होता है हमेशा एक्सपेंडिचर का, ये डेबिट बैलेंस में दिखा रहा है। और फाइनल बैलेंस इसका ये है 10,000। इसमें चार्ट्स भी कुछ दिखा रहा है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इस पर और डिटेल जाते हैं तो इस पर फिर से डबल क्लिक करेंगे। अब हमने इस पर डबल क्लिक किया तो देखो इसमें पेमेंट आ गया कि हमने जो कमीशन का जो पेमेंट किया है 10,000, वो SBI अकाउंट से किया है। अगर हमने कैश से किया होता तो यहाँ पर कैश शो करता। अब SBI अकाउंट में भी अगर हम इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपका जो हमने जो जनरल एंट्री पास की थी वो आ गई। आपको शो हो रही है जनरल एंट्री? हाँ जी। अब देखिए जनरल एंट्री में क्या है, हमने कमीशन अकाउंट डेबिट किया और SBI अकाउंट क्रेडिट किया। हमने देखो जनरल एंट्री से स्टार्ट किया था। जैसे ही हमने जनरल एंट्री की, ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंडिचर में चला गया अमाउंट। आपको बस जनरल एंट्री इसमें डालनी है। हम इसको बैक करते हैं। हम सेम सिचुएशन ये है, कुरियर चार्जेस। कुरियर चार्जेस में हमने डबल क्लिक किया तो इससे देखा अप्रैल में हमने कुरियर चार्जेस 2,500 पे किया है। इस पर डबल क्लिक किया तो हमने कैश में पेमेंट किया है अप्रैल में। इस पर फिर से हमने डबल क्लिक किया तो इसमें कुरियर चार्जेस डेबिट एंड टू कैश अकाउंट या क्रेडिट कैश अकाउंट, इसमें एंट्री शो कर दी। इसको हम फिर बैक करते हैं। ऐसे डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में हमने डबल क्लिक, अप्रैल में हमने इतना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इस पर डबल क्लिक किया तो फर्नीचर अकाउंट पे डेप्रिसिएशन लगा है। इस पर डबल क्लिक किया, इस पर फिर से वही एंट्री आ गई। तो ऐसे ही जैसे जैसे जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इसमें शो हो रहे हैं, इसकी हम डिटेल देख सकते हैं यहीं से ही, और हम एंट्री चेक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ओके है ना? हाँ जी। अब जैसे ये है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में हमने डबल क्लिक किया तो इसमें परचेज अकाउंट दिख गया कि डेबिट परचेज अकाउंट है 3,25,000 से। इस पर हमने क्लिक किया तो अप्रैल में हमने परचेज किया है। इसमें डबल क्लिक किया तो हमने इसमें दो परचेज किए हैं। एक हमने डायरेक्ट पेमेंट करके किया है परचेज SBI अकाउंट से, SBI अकाउंट से हमने पेमेंट किया है। दूसरा हमने क्रेडिट में परचेज किया है, उधार में परचेज किया है। वो किससे परचेज किया है? सुमित से। मतलब अभी हमने पेमेंट नहीं किया है, सुमित को हमको देना बाकी है, और यहाँ से हमने SBI अकाउंट से हमने पेमेंट कर दिया है। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे तो एंट्री आ गई कि SBI अकाउंट क्रेडिट हो गया और परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। ऐसे ही इसमें है कि परचेज अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर SBI अकाउंट क्रेडिट नहीं है, ये सुमित अकाउंट क्रेडिट है क्योंकि हमने उधार में परचेज किया है। ये परचेज हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया। अब सेल पे आते हैं। सेल में अंदर जाएंगे हम। देखिए हमने सेल में भी क्या किया है, हमने कुछ मतलब कि हमने कैश में सेल किया है। कैश में मीन्स कि हमने अकाउंट में पैसे लिए हैं। इसमें ये कि डायरेक्ट पैसा अकाउंट में आ गया 3,50,000 और सेल हो गई हमारी। और ये हमने उधार में सेल किया है तो ये हमारे डेटर्स हो गए। मुकेश से हमने उधार में सेल किया है तो मुकेश अकाउंट डेबिट, डेटर्स टू सेल अकाउंट। इसमें कोई डाउट है? इसमें बस हमने जर्नल एंट्री किया है, इससे बस आपको ये समरी आगे आ गई है। इसी को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोलते हैं। मतलब कि जो भी हम एंट्रीज करते हैं वो एज ए समरी बना के दे देता है। ये बस प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। और एक कि ये जो एक फॉर्मेट है ये फिक्स फॉर्मेट रहता है और कुछ भी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम में भी हम देखते हैं कहाँ से इनकम आई है। हमारे देखो इंटरेस्ट इनकम हुई है। इंटरेस्ट इनकम जो हुई है वो हमारे SBI अकाउंट में डायरेक्ट आ गई है। तो SBI अकाउंट डेबिट हो गया और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो गई। अब ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिक तैयार हो गया है।
इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो सर, नो। ये तो सिंपल था। अभी हम इस पे चले बैलेंस शीट पे। अब देखिए ये बैलेंस शीट बन के रेडी हो गई। जो जो हमने एंट्रीज की थी उसके बेस पे हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना लिया था। अब ऑटोमेटिक बैलेंस शीट ये रेडी है। बैलेंस शीट का जो मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, वो देखिए कैसे बनाया था। हमने बताया था लाइबिलिटीज साइड में, लेफ्ट में लाइबिलिटी साइड होती है बैलेंस शीट की, उसमें फर्स्ट आता है कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम अगर हमारा कोई हमने कोई लोन लिया है किसी से तो लोन वाली लाइबिलिटी। उसके बाद हमने कोई करंट लाइबिलिटीज़ है हमारी, या हमने कोई अगर प्रॉफिट गेन किया है तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आ गया। उसके बाद असेट साइड में, राइट हमारा असेट साइड होता है, असेट साइड में हमारा फिक्स असेट्स आ गया और करंट असेट्स आ गया। अब देखिए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमने डबल क्लिक किया। अब कैपिटल अकाउंट में देखिए अमित कैपिटल अकाउंट, इसका लेजर अमित कैपिटल अकाउंट है, वो हमारा ग्रुप था, ये सारे ग्रुप है हमारे। ये हमने बताया था ना, ये सारे ग्रुप है। कैपिटल अकाउंट ग्रुप हो गया, लोन अकाउंट ग्रुप हो गया, करंट लायबिलिटीज ग्रुप हो गई, और इसके अंदर जो हम जाएंगे ये हमारे लेजर हो गए। अब देखिए हमने अमित से कैश रिसीव किया, मतलब अमित ने अपने बिजनेस में कैश लगाया, तो कैश अकाउंट डेबिट और अमित कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद लोन लायबिलिटी, हमने किसी से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है। अब देखिए कौन से बैंक से लोन लिया है। अब देखो लोन फ्रॉम HDFC बैंक, हमने HDFC बैंक से लोन लिया है। अगर हम फर्दर डिटेल देखेंगे इसमें तो अप्रैल में हमने लोन लिया है और हमारे डायरेक्ट अकाउंट में लोन का पैसा आ गया है। डायरेक्ट अकाउंट में हमारा लोन का पैसा आया तो SBI अकाउंट डेबिट एंड लोन फ्रॉम HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट। इसके बाद हमारी करंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ हमारी क्या होती है कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, कि हमको 1 ईयर के अंदर इसको डिस्चार्ज करना है। इस पे देखिए क्या है करंट लायबिलिटीज़ में, हमने जो परचेज़ किया था, हमने 2 परचेज़ किए थे। एक तो हमने कैश पेमेंट करके परचेज़ किया था, और एक हमने जो सेकंड परचेज़ किया था वो हमने उधार में परचेज़ किया था, क्रेडिट में परचेज़ किया था। तो हमारा एक सैंडी क्रेडिटर 75,000 क्रिएट हो गया। वो किससे परचेज़ किया था? सुमित, सुमित से परचेज़ किया था। तो सुमित का लेज़र बन गया है यहाँ पर। इसका फर्दर हम डिटेल जाएंगे तो ये परचेज अकाउंट के थ्रू हमारा सैंडी क्रेडिटर्स कैसे बना, परचेज अकाउंट के थ्रू बना है। अब देखिए तो परचेज अकाउंट डेबिट एंड सुमित अकाउंट क्रेडिट, ऑटोमेटिक एंट्री इसमें शो हो रही है। एंट्रीज तो हमने सीख ली थी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए अब यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक किया तो देखिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस पे यहाँ पर क्लिक किया तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा नहीं कर रहा, ऑटोमेटिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो कर रहा है। यहाँ से भी हम वहाँ से भी चेक कर सकते थे और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में क्यों आया, ये तो बताया नहीं था। क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा? कैसा आ रहा है? आ रहा ना? Yes. ये इसलिए आ रहा है कि अगर बिजनेस को अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट किसके लिए कमा रहा है? मेरे लिए कमा रहा ना, क्योंकि ओनर तो मैं हूँ। अगर वो मेरे लिए प्रॉफिट कमाया तो अल्टीमेटली वो प्रॉफिट कहाँ किसको मिलेगा? मुझे ही तो मिलेगा। हाँ, तो वो प्रॉफिट अगर मुझे मिलेगा तो इसका मतलब बिजनेस की वो लाइबिलिटी हो गई, वो मुझे प्रॉफिट देगी बाद में। तो इसलिए लाइबिलिटी साइड में आया है। अगर लॉस हुआ होता कंपनी में, अगर कंपनी में लॉस हुआ होता तो फिर असेट साइड में आता, क्योंकि इसका ऑपोजिट हो जाता। अब नेक्स्ट है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में देखिए हमने क्या क्या परचेज किया।
फिक्स एसेट्स में हमने परचेज किया है फर्नीचर अकाउंट, और सेकंड है मशीनरी अकाउंट। हमने फर्नीचर परचेज किया है कंपनी के लिए 88,000 का, और मशीनरी परचेज की है 1,50,000 की। और फर्नीचर अकाउंट में ये है कि अप्रैल में हमने परचेज किया है। अब देखिए इसमें कुछ डेबिट आ रहा है, इसमें कुछ क्रेडिट आ रहा है। इसमें देखिए 1 लाख डेबिट है और 12,000 क्रेडिट है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है, फर्स्ट तो हमने कैश में देखिए फर्नीचर परचेज किया है, हमने फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, ये हमने फर्नीचर परचेज किया है। उसके बाद हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री भी की है। हमने देखिए डेप्रिसिएशन क्या एंट्री किया है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, मतलब कि इसकी इतनी वैल्यू कम हो गई है, इतनी वैल्यू से। अब फाइनल वैल्यू इसकी क्या रह गई है, देखिए इसकी फाइनल वैल्यू 88,000 दिखा रहा है यहाँ पर, ये दिखा रहा है क्लोजिंग बैलेंस 88,000 दिखा रहा है ना क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस 88,000 दिखा रहा है, यहाँ पर भी 88,000 आ रहा है। ऐसे हमने मशीनरी पे किया मशीनरी, बट इसमें हमने अभी डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की है, अभी वो पेंडिंग है। अब हमने मशीनरी कैसे परचेज किया, हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट टू SBI अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। फिर हमारा आता है करंट असेट्स। एक्चुअल में ये फिक्स असेट था। फिक्स असेट्स का क्या मतलब हुआ कि ये जो हमने जितनी भी चीज़ें परचेज की है, फर्नीचर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट, ये हम 1 ईयर से ज़्यादा तक यूज़ करेंगे इसको। फर्नीचर तो मान लो 10 ईयर या 20 ईयर तक यूज़ होता है, 15 ईयर तक यूज़ होता है। और मशीनरी है, मशीनरी तो हो सकता है 40 ईयर तक यूज़ हो, 30 ईयर तक यूज़ हो सकता है 10 ईयर तक यूज़ हो, वो डिपेंड करता है कैसी मशीनरी है। बट जो हमारा जो करंट असेट्स है, करंट असेट्स जो हम बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि हमको 1 ईयर तक ही हमको ये वैल्यू देगा, या 1 ईयर तक हमारे पास इस वो कन्वर्ट हो जाएगा कैश में। अब देखो करंट असेट्स में क्या है, करंट असेट्स में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल कैश इन हैंड है, हमारे पास 1,06,453 कैश है। तो कैश तो ऑटोमेटिक कैश है, वो तो करंट ही रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब कैश में देखिए हमको कैश डेबिट हुआ, मतलब हम बिजनेस में 5 लाख रुपीज़ कैश आया है, इनफ्लो हुआ है। और जो क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट मीन्स कि आउटफ्लो हुआ है, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है 3,93,547। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसमें ये यूज़फुल होगा। मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्चुअल में कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो की इन्फॉर्मेशन आती है। तो कैश इनफ्लो में 5 लाख रुपीज़ और कैश आउटफ्लो में 3,93,547। अगर हम फर्दर इसमें डिटेल में जाएंगे, देखिए अब कैश की हमारी इतनी एंट्री हो रखी है। हमने क्या किया, पहले जो अमित कैपिटल अकाउंट शो कर रहा ना, अमित ने कैपिटल अकाउंट लगाया, मतलब कि अमित ने बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख रुपीज़। बिजनेस में अमित ने 5 लाख रुपीज़ अभी पैसे लगाए हैं, उसमें से उसने रेंट का पेमेंट किया है 5,000। उसके बाद फर्नीचर परचेज किया 1 लाख। SBI अकाउंट में देखो कॉन्ट्रा एंट्री आ रही है ना, कॉन्ट्रा एंट्री, तो 1 लाख रुपीज़ SBI अकाउंट में डिपॉजिट किया है। उसके बाद इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, ये पेमेंट वाउचर आ रहा है, इंटरेस्ट का पेमेंट किया है 12,500। फ्रेट का पेमेंट किया है 7,522। SBI अकाउंट में फिर से जमा किए हैं 1,50,000। उसके बाद कुरियर चार्जेस पेमेंट किया है, ऑफिस एक्सपेंडिचर पेमेंट किया है और रिपेयर मेंटेनेंस पेमेंट किया है। अगर हम इसमें फर्दर इसमें डिटेल में जाएंगे तो डायरेक्ट एंट्री पे आ जाएंगे हम। इसमें देखिए फर्दर जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो हमेशा क्रेडिट भी होती है ना, बेसिकली कैश तो आया ही है ना, बट फिर भी वो क्रेडिट में रहती है। नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री जो चीज आ रहा है वो, हाँ जी हाँ जी, नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री एक्चुअल में, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब ये हुआ कि हमने या तो बैंक से कैश विड्रॉ किया है या बैंक में हमने डिपॉजिट किया है। तो हम एक्चुअल में अभी कैश का देख रहे हैं ना लेजर, हम कैश का लेजर देख रहे हैं। एक्चुअल में हमने कैश का लेजर देखा है, तो इसमें देखिए
कैश का लेजर देखा तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है पैसा। ये देखिए हमने यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट किया, तो बैंक में डिपॉजिट किया तो हमने क्या किया, कैश अकाउंट कैश है वो आउट हुआ ना बिजनेस से, ठीक कैश है। जैसे आउट हुआ तो वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, मतलब कैश डेबिट हो जाएगा और बैंक और डेबिट क्या होगा, देखिए डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब देखिए इसमें एंट्री देखिए, इसमें एसबीआई अकाउंट डेबिट हो रहा है, अच्छा, कैश क्रेडिट हो वो रहा है। कैश ठीक है, क्रेडिट हो गया, जो गया वो क्रेडिट, वो क्रेडिट हो क्रेडिट में हो गया, जो आया वो डेबिट में हो गया। यस यस यस, गया। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही हमने देखो ये यहाँ कॉन्ट्रा एंट्री की थी 1,50,000, इसमें भी एसबीआई अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। ठीक है सर। इसके बाद जो हमने पेमेंट किए हैं, पेमेंट में भी यही हुआ है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया कि बिजनेस से गया है कैश, और एक्सपेंडिचर हमेशा डेबिट होता है तो एक्सपेंडिचर डेबिट हो गया। देखो वही सेम कंसेप्ट है, जो मैंने गोल्डन रूल बताया था ना, उसी बेस भी सब कुछ चलेगा आगे, अकाउंटिंग में और कुछ भी नहीं है, बस यही है। ठीक है सर। और इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ये डेबिट हुआ है, इस वाले केस में कैश बिजनेस में आया है, कैपिटल लगाई है ना उसने, अमित ने कैपिटल लगाई है, तो इसमें हाँ कैश जी, आया है पैसा तो ये आया है। डेबिट हो गया, ठीक है। ये डेबिट हो गया। और अगर उसने बैंक से ट्रांसफर किया होता तो बैंक क्रेडिट हो जाता और अमित अकाउंट डेबिट हो जाता। नहीं है, बैंक से क्या किया होता, विड्रॉ किया होता। अगर यही कैश की जगह अगर उसने हाँ बैंक में जमा कराया अकाउंट से होता, डायरेक्ट यस यस ट्रांसफर किया यस यस, होता। अगर कैपिटल अकाउंट अगर वो बैंक में जमा कराया होता तो एसबीआई अकाउंट डेबिट हो जाता बस। हाँ जी, हाँ जी। अब हमारा ये कैश इनफ्लो है, ये कैश आउटफ्लो है, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस बच रहा है वो 1,06,000 समथिंग है। ये हमारा कैश का लेजर हो गया। उसके बाद बैंक अकाउंट, हमारा एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक में हमारे पास इतने पैसे आए हैं, 13,53,000 हमको मतलब मिला है पैसा, और 4,35,000 हमने आउटफ्लो किया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले कमीशन का पेमेंट किया था, हमने एसबीआई बैंक से कमीशन का पेमेंट किया, तो एसबीआई अकाउंट कम हो गया, पैसा बिजनेस से बाहर चला गया तो क्रेडिट हो गया। अब देखिए कैश उसने देखो 2 टाइम कैश डिपॉजिट किया था कॉन्ट्रा एंट्री के थ्रू, मैंने बताया था ना भी कैश डिपॉजिट किया था उसने बैंक में, तो यहाँ पर कैश डिपॉजिट किया तो 1,00,000 रुपीज़ डेबिट हो गया बैंक में, बैंक में जमा हो गया ना पैसा। हाँ जी। और कैश अकाउंट एक यहाँ पर जमा हो गया बैंक में। उसके बाद सेल्स अकाउंट, अब हमने एक सेल भी की, अब हमने सेल की तो 3,50,000 वहाँ से पैसे आए हमारे पास। ये देखिए एसबीआई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सिंपल। इसके बाद हमने क्या किया, इंटरेस्ट की इनकम आई हमारे पास, तो इंटरेस्ट की इनकम अगर हमारे पास आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट और एसबीआई अकाउंट डेबिट। ओके, पीछे आते हैं। उसके बाद देखिए हमने एक लोन लिया है बैंक से, ये हमने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया तो क्या हुआ, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया 7,50,000, और साथ में लोन अकाउंट क्रिएट हो गया, क्रेडिट लोन फ्रॉम एचडीएफसी अकाउंट, तो ये हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी कि हम कभी पेमेंट करेंगे इसका, और एसबीआई अकाउंट डेबिट हो गया। ये हमारा एसबीआई अकाउंट का लेजर है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स, हमने कोई सेल किया है क्रेडिट में, हमने सेल किया है, किसको किया है, मुकेश को किया है क्रेडिट में सेल, 2,25,000। अब देखिए सेल्स अकाउंट के थ्रू ये क्रेडिट हुआ है, इसमें देखिए मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मतलब सेल अकाउंट क्रेडिट हो गया है और मुकेश अकाउंट डेबिट हो गया है इसमें। तो हमारे सन्ड्री डेटर्स ये क्रिएट हो गया।
अब देखिए बैलेंस शीट, अब देख इसमें अब एक चीज़ और है, इसको हम मतलब कि मैंने आपको बताया था ना, ये मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था कि अगर आपका बेसिक बिजनेस है, कंपनी नहीं है मतलब नॉन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप इस फॉर्मेट में बना सकते हैं। इस फॉर्मेट का मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो जो लेफ्ट साइड है वो एक्सपेंडिचर आएगा और राइट साइड है वो इनकम आएगी। और अगर बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में राइट साइड असेट्स आएगा, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज आएगी। बट इसको जो डिफरेंट फॉर जो कंपनी एक्ट जो शेड्यूल 6 वाले फॉर्मेट में भी हम बना सकते हैं। शेड्यूल 6 वाले फॉर्मेट में अगर इसको हम कन्वर्ट करें, पहले प्रॉफिट एंड लॉस को अकाउंट को कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा चेंज व्यू का, ये चेंज व्यू दिख रहा है, ये चेंज व्यू आपको दिख रहा है सबको? सर जी सर दिख रहा है। इसमें चेंज व्यू को हम क्लिक करेंगे, अब वो हॉरिजेंटल में था, ये वर्टिकल में दिखा देगा। अब देखिए ये वर्टिकल में दिखा दिया। वर्टिकल में क्या हुआ, सेल्स अकाउंट आ गया सबसे पहले। ये फॉर्मेट जो था हमारा, ये जो हमारा जो फॉर्मेट था इसमें देखिए रेवेन्यू सबसे ऊपर आ गया। सेल्स क्या है हमारी, रेवेन्यू हो गई, टर्नओवर हो गई, तो टर्नओवर सबसे ऊपर आ गई, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आया वो आया है कॉस्ट ऑफ सेल, कि हमने क्या कॉस्ट किया है, मतलब हमारी परचेज वैल्यू आ गई, ये हमारी परचेज वैल्यू आ गई। हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया। एक्चुअल में ग्रोस प्रॉफिट और एक कंसेप्ट होता है नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो भी हमारी मेन रेवेन्यू है, मतलब कि जो हमारा मेन ऑपरेशन है उससे जो रेवेन्यू हुई, और उस ऑपरेशन से जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, उस ऑपरेशन का जो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हमारा परचेज होता है, तो परचेज मतलब कि रेवेन्यू माइनस परचेज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट, हमारे ग्रोस प्रॉफिट इसमें दिख गया है। और उसके बाद जो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जो भी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में ये यहाँ पर है, ये जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ये सारी शो हो रही है। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट इनकम, इन दोनों को एडजस्ट करके जो भी बचेगा वो नेट प्रॉफिट बचा हमारा। तो सबसे पहले सेल अकाउंट, मतलब जो हमारी रेवेन्यू आ गई, उसके बाद जो परचेज हुआ है या डायरेक्ट कॉस्ट जो बोल सकते हैं हम, वो इसमें कम हो गया, तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। ग्रोस प्रॉफिट के बाद हमारे इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर की इन्फॉर्मेशन आ गई, तो हमारे नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन आ गई, मतलब टोटल प्रॉफिट हमारा ये हुआ है। इसके बाद अगर हम उसमें जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे, ये बैलेंस शीट में देखिए, बैलेंस शीट में हमें ये सिंपल फॉर्मेट दिख रहा है, ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है बैलेंस शीट में, ये वाला, ये फॉर्मेट है बैलेंस शीट में। देखो कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, और असेट्स एंड करंट असेट्स, फिक्स असेट्स एंड करंट असेट्स। अगर इसका भी हम व्यू चेंज करेंगे, चेंज व्यू, इसको भी अगर हम वर्टिकल करेंगे, इसमें भी देखिए सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब कि जो बिजनेस में जो फंड आए हैं उसके सोर्स क्या है। बैलेंस शीट क्या बताती है, जो बिजनेस में जो फंड आए हैं उसका सोर्स क्या है। सोर्स क्या है, एक तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया है, मैंने कैपिटल लगाई है बिजनेस में, तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया, तो अमित ने कैपिटल लगाई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन अंदर तक चले जा सकते हैं हम। जो सेकंड जो बिजनेस में जो फंड लगा है वो लोन अकाउंट के थ्रू लगा है, मतलब कि हमने लोन लिया है बिजनेस के लिए, तो हमारा लोन का पैसा आ गया इसमें। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन आएगी। करंट लायबिलिटीज़ में वही सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट भी हुआ है, तो ये भी हमारा सोर्स ऑफ फंड हो गया, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद ये जो सोर्स ऑफ फंड है उसको हम फिर अप्लीकेशन क्या कर रहे हैं, यूज कैसे कर रहे हैं, हमने कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर किया है ये बोल सकते हैं, या कैसे यूज किया हमने उसको। तो हमने जो उसको यूज़ किया, या ये बोल सकते हो जो हमारे पास जो पैसा पड़ा है वो कहाँ कहाँ पड़ा है। तो हम ये बोल सकते हैं सबसे पहले तो फिक्स असेट्स में पड़ा है, हमने फिक्स असेट्स खरीदी थी, फर्नीचर खरीदा था, वो परचेज और मशीनरी परचेज की थी, तो ये हमारा फिक्स असेट्स में पैसा पड़ा है। यहाँ देखो फर्नीचर अकाउंट और मशीनरी अकाउंट। फिर नेक्स्ट जो हमारा जो पैसा पड़ा है वो
इसमें पड़ा है सन्ड्री डेटर्स, हमारा इतना पैसा आने वाला है किसी से। उसके बाद कैश इन हैंड, हमारे कैश पड़ा है इतना। और बैंक अकाउंट, हमारे बैंक अकाउंट है, हमारे बैंक में इतने पैसे पड़े हैं। अगर इसको हम फिर से चेंज करेंगे व्यू, तो हॉरिजेंटल व्यू फिर से आ गया, सिंपल फॉर्मेट। अगर आपको बेसिक्स अभी सीखना है तो आप सिंपल फॉर्मेट के थ्रू सीख सकते हैं अभी। अब बताइए किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो, नो सर। या आपकी कोई क्वेरीज हो। Sir, can I ask? हाँ ये बताइए। Sir, how to calculate GP and its percentage? हमें कैसे पता चलेगा कि जो GP कैलकुलेट हो रहा है वो कितने परसेंटेज पे कैलकुलेटेड है, और GP कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट बता रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो ग्रोस प्रॉफिट जो हमारा है वो एक्चुअल में देखो, ग्रोस प्रॉफिट जो होता है वो एक्चुअल में उसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये वाली एंट्रीज भी आती है। तो वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, जब मैं इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तब मैं ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वो सारा बताऊंगा। अभी जो सिंपल जो हम जो देख सकते हैं कि भी ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, वो देखिए हम ऐसे कर सकते हैं। देखो ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है अभी सिंपल तरीके से अगर हम बात करें, जो भी हमारी रेवेन्यू है, मतलब जो रेवेन्यू कहाँ से हुई, जो ऑपरेशन से रेवेन्यू हुई है। देखो रेवेन्यू तो ये भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम भी है, तो बट एक्चुअल में ऑपरेशन से नहीं है। जो हमारा जो मेन बिजनेस है वो मान लिया कि अगर टीवी सेल करने का है, ठीक है, तो टीवी सेल करने का अगर हमारा बिजनेस है तो हमारी जो इनडायरेक्ट इनकम हुई है, जैसे मान लो कमीशन से इनकम हो गई कोई, या कोई इंटरेस्ट से इनकम हो गई, या कोई डिविडेंड आ गया, तो वो ऑपरेशन की इनकम नहीं मानी जाएगी। तो जब हम ग्रोस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये इनडायरेक्ट इनकम हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम हमारी जो मेन जो ऑपरेशन से जो इनकम होगी वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब इनडायरेक्ट इनकम में जो भी इंटरेस्ट इनकम वगैरह मिसलेनियस इनकम जो आती है वो कैलकुलेट नहीं होगी, वो कैलकुलेट नहीं होगी, वो बस नेट प्रॉफिट में होगी। ठीक है सर। ठीक है। और ये जो उसके बाद जो ऑपरेशन डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हम बोल सकते हैं, या हम मटेरियल कंजम्पशन का जो कंसेप्ट आएगा ना, मटेरियल कंजम्पशन क्या है, तो वो जब हम इन्वेंट्री में कैलकुलेशन करूंगा तब उस टाइम मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि अभी सब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं हाँ जी, जो मतलब जैसे आपने अभी ये जो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है, ये वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है सर? इट इज वर्टिकल ना? अब देखिए इसमें, देखिए क्या दिखा रहा है, इसमें हम चेंज व्यू में आएंगे ना, ये एक्चुअल में वर्टिकल में है, ये एक्चुअल में वर्टिकल में है। इसको हम चेंज व्यू में आएंगे तो हाँ ये हॉरिजेंटल के लिए बोल रहा है कि हॉरिजेंटल में जाना चाह रहे हो। हम जैसे ही हॉरिजेंटल में आएंगे, हॉरिजेंटल में आ गए। हाँ जी सर, इस वे में बताइएगा, जब आप वो जीपी कैलकुलेट करना बताएंगे ना, तो इस वाले वे में बताइएगा, बिकॉज़ जो ज्यादातर जो बैलेंस शीट्स होती है देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना, होती है। हाँ यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है ना ग्रोस प्रॉफिट, ये रहा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें देखो ये खुद ही दिखा रहा है, देखो कि इनडायरेक्ट इनकम तो ये अलग ले गया, इनडायरेक्ट इनकम को तो उसने कंसिडर नहीं किया ग्रोस प्रॉफिट के लिए। ये देखो उसने सेल अकाउंट कंसिडर किया है। एक सेकंड विंडो में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए उसने सेल अकाउंट कंसिडर किया है, उसके बाद उसने परचेज अकाउंट कंसिडर किया है। इसमें फिर ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसका कंसेप्ट मैं आगे बताऊंगा। सर वैसे ठीक है सर वैसे मैथमेटिकली ग्रॉस प्रॉफिट का ये फॉर्मूला नहीं होता, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी अपॉन एसपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन एसपी। तो यही तो हो गया ना, सेलिंग प्राइस हो गया और माइनस परचेज वैल्यू हो गई, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। यस यही हुआ ना। हमने मान लो 5,75,000 का कोई आइटम बेचा और हमने वो खरीदा था 3,25,000 में, तो सीधी सी बात है 2.5 लाख का हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना, तो हमारा एक्चुअल में तो प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट ये हुआ। ठीक है, बट हमने जैसे बिजनेस को रन करने के लिए और भी एक्सपेंडिचर किए होंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। मान लो हमने किसी को सैलरी भी दी होगी। ठीक है, अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर क्या होता है, हमने किसी को कमीशन भी दिया होगा। हमने मान लो 5 है, वो कमीशन एजेंट छोड़ रखेंगे, भैया आप बिजनेस लाओगे तो हम आपको कमीशन देंगे। जैसे ट्रेवल एजेंसी में होता है, ट्रेवल एजेंसी में ही तो होता है कि वे जो मेन ड्राइवर जो गाड़ी लेके जाता है, तो वो तो बस ड्राइवर होता है बेचारा, उसको तो बिजनेस का, मार्केटिंग का पता नहीं होता। अब जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो फ्री में सर्विस, वो कुछ नहीं करते ना, उनकी गाड़ी होती है, बस उनका बस एक ऑफिस होता है छोटा सा, और वो एक्चुअल में वेबसाइट बना लेते हैं और फेसबुक पे इन पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर छोड़ देते हैं, और ठीक है ना, तो उस पर वो एक्चुअल में कमीशन कमाते हैं और कुछ नहीं करते। तो जैसे कमीशन से उसका एक्सपेंडिचर कमीशन का हो गया, या कुरियर चार्जेस, उसने मान लो कोई कुरियर चार्जेस पे किया है। अब डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन तो कोई भी अगर असेट्स खरीद रहा है तो डेप्रिसिएशन तो लगेगा।
मान लो उसने कोई फर्नीचर खरीदा होगा या कुछ भी आइटम लिया होगा, उसमें कोई उसने किराया पे किया होगा, मतलब फ्रेट टाइप का, वो आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट का कोई मान लो उसने इंटरेस्ट का कोई एक्सपेंडिचर किया है, ये बोल सकते हो कि उसने अगर लोन लिया तो इंटरेस्ट का भी खर्चा हो गया उसका। ये ऑफिस के खर्चे हो गए, चाय पानी के खर्चे हो गए उसके ऑफिस के। सर मैं समझ गया सर, मिसलेनियस हाँ खर्चे हाँ, जो। रेंट पेमेंट, उसने रेंट का पेमेंट किया होगा। रिपेयर मेंटेनेंस का, मान लो उसका टीवी मतलब ये कंप्यूटर है वो ख़राब हो गया, या या मान सर लो बाइक वगैरह खराब कोई हो। भी मशीन है उसमें वो ख़राब हो गई तो रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा हो गया, या सैलरी का खर्चा हो गया। तो ये सब नेट प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन होता है। ठीक है। ऐसे मान लो इनडायरेक्ट इनकम भी हो सकती है उसके, वैसे नॉर्मली इनडायरेक्ट इनकम कम होती है, बट फिर भी मान लो अगर इंटरेस्ट का पेमेंट रिसीव हो गया बैंक में, मान लो उसने एफडी कर रखी है, इंटरेस्ट आ गया, या सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट आ गया, वैसे करंट अकाउंट होता है बिजनेस के लिए, फिर भी मान लो कहीं से उसको इंटरेस्ट आया है, तो मेन तो आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर में कॉन्सेंट्रेट करना है, और उसके बाद ग्रोस प्रॉफिट में करना है। अब ग्रोस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये तो सिंपल सा है, सेल्स माइनस परचेज। बट इसमें ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये भी कैलकुलेशन होती है। अगर उसके बाद ओपनिंग स्टॉक पड़ा है या फिर क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, तो उसका मैं कैलकुलेशन अलग से बताऊंगा आपको। तो अभी तो आपको एक बार ये बेसिक समझ ओके में आ जाए। अब बताइए कोई कन्फ्यूज़न? नो सर। अच्छा। वैसे कल सैटरडे है, तो कल सैटरडे और संडे को तो ऑफ रहेगा। हाँ जी। ठीक है, तो मान लो कल परसों अगर कोई भी क्वेरीज हो आपकी, तो आप डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं, या अगर संडे को अगर मिलना चाहें, क्योंकि कल तो मेरा वैसे ऑफिस होगा, तो संडे को अगर आप मिलना चाहें तो आप मिल भी सकते हैं। तो संडे को तो मैं रुड़की हूँ। अच्छा, रुड़की है तो आप हरिद्वार होके निकलेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो बीच में हरिद्वार आएगा तो आपको पकड़ लेंगे, हाँ जी। या फिर आप डायरेक्ट दूसरे रास्ते से जाएंगे, पीछे वाले रास्ते से। टाटकाली वाला सर, हाँ जी। टाटकाली माता वाला रास्ता जो है। नहीं, वो सहारनपुर वाला रास्ता। सर बेस्ट कौन सा रहेगा सर? जल्दी पहुंचना है मुझे एक्चुअली। सहारनपुर वाला, मेरी सहारनपुर सिस्टर वाला। का मेरे सिस्टर का एग्जाम है, तो सेंटर मुझे ढूंढना भी पड़ेगा, तो यार मैं इस पर कुछ सहारनपुर कमेंट वाला नहीं बेस्ट करना रहेगा। चाहता, मुझे आइडिया नहीं है उधर का बिल्कुल भी। पता नहीं सहारनपुर वहाँ वाला पर कितना पड़ेगा। ट्रैफिक रहता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक जय हरिद्वार वाले रास्ते से मत आना। है। ओके। दूसरा छोटा पड़ता है, वहाँ से रुड़की पास में पड़ता है, यहाँ से दूर पड़ता है। अब मंडे को आज हम की तो सही रही सर क्लास। हाँ जी। हाँ, मंडे को एक्चुअल में अभी क्या टॉपिक है वो आपको मैं कल बता दूंगा या परसों बता दूंगा। ओके। बस ये जी टेली से जी रिलेटेड जी। होगा, मैं सोच रहा हूँ कि टेली का है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो, तो हमारा एक सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाए, तो अकाउंटिंग एंड टेली हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। सर मैं एक बात ठीक है पूछना सर। चाह सर रहा था। उसके उसके बाद टैक्सेशन। उसके बाद टैक्सेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है सर, अगर ठीक है। किसी को अगर वो एक्सेल सीखना होगा एडवांस एक्सेल, तो एडवांस एक्सेल स्टार्ट कर देंगे। सर मैं एक बात पूछना चाह रहा था। जी बताइए। सर अकाउंटिंग और टैक्सेशन अलग अलग चीजें हैं ना दोनों? हाँ हाँ, बहुत अलग है। कैसे ये पूछ। एक्चुअल में टैक्सेशन तो लो है। यस सर, लॉ है बिल्कुल। हाँ, और अकाउंटिंग लो नहीं है, ये वो एक्चुअल भी में मेथड है, या कैसे भी बोल सकते हो। ऐसा कि लो मतलब नहीं है। पैसा कहाँ पे कैसे कैसे क्या है हाँ इसमें। हाँ हाँ, ये बस हिसाब किताब रखना है, जैसे मुनीम जी का काम होता है ना, मुनीम जी का काम है यस उसमें। सर, मैं समझ गया। मेरे मेरे पापा ऐसे ही। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है आपके फादर, अंकल सर जी? सर नेक्स्ट रूम में है। नेक्स्ट रो है, तो वो उनको तो आइडिया होगा सब कुछ। यस सर बिल्कुल। सही है। तो और किसी को कोई क्वेरी है तो बताइए। तो सर तो आज की क्लास एंड करें जल्दी? सर आपकी इच्छा है। जी सर। जी 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 जी। नहीं सर, सर सही है। या सही और है। कोई क्वेरीज है तो बताइए, क्योंकि आज का टॉपिक वैसे मैंने इतना तैयार किया है, सर क्योंकि बहुत अभी अच्छा मैं बताया सोच रहा आपने। था बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में ज़्यादा एडवांस नहीं बताऊं, अभी कम से कम बेसिक का भी समझ में आ जाएगा, तो हम फिर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल। जी जी जी। क्योंकि एक्सेल तो में बैलेंस शीट बनाना आपसे ही सीखना है। बैलेंस शीट तो बन जाएगा, वो एक्चुअल में मेन तो एंट्रीज होती है, अगर आपने एंट्री सही हाँ किया जी, तो हाँ सब जी, कुछ आगे सही हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है सर। चलिए फिर हम फिर मंडे को मिलते हैं। ओके सर।
जी जी सर, ओके सर। आप वो बोल रहे थे ना, एक्सक्यूज मी, हाँ जी आप बोल रहे थे ना कि भाई 5 डेज या 4 डेज लगातार थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, तो बीच में आप ब्रेक लेना चाह रहे थे 2 क्लासेज पहले, 2 क्लासेज एक्चुअल में जैसे अभी जो चल रहा ना वो 5 डे चल रहा है क्लासेस वीक में। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर मंडे एंड ट्यूसडे हो जाए क्लास, फिर मंडे ट्यूसडे के बाद वेंसडे है वो ब्रेक हो जाए, उसके बाद फिर 2 डेज हो जाए, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है सर, जो जो सही रहे। क्योंकि अभी 5 डेज चल रही है, तो आप 5 डेज में ना कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हल्का सा, क्योंकि ऑफिस हो तो ऑफिस टाइमिंग सर, होता है, और साथ में बच्चों आप के भी भी एग्जाम भी आप चल भी रहे हैं। काम करके आ रहे हैं, अपने काम से टाइम दे रहे हैं, हाँ, कोई इशू नहीं और है अभी एक्चुअल में बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको बच्चों को टाइम नहीं मिल पा रहा। कोई नहीं सर, जैसा आपको ठीक लगे। तो हम 5 डेज की जगह अगर 4 डेज करें तो कोई इशू नहीं है। नो सर, नहीं नहीं सर, नो इशू। नो इशू। तो इसमें बाकियों से पूछ लीजिए सर, हमें तो कोई इशू नहीं है, बाकियों से पूछ लीजिएगा। बाकी लोग बता दीजिए भाई, बाकी लोग कोई बोलते ही नहीं है। कुछ नसीब जी बोलिए कुछ। मुझे लग रहा है इशू नहीं होगा, तभी कोई कुछ नहीं बोले, या कमेंट भी कर सकते हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ सर, ये सही रहेगा। चलिए फिर आज की एंड करते हैं। सर ओके ओके सर, ओके। थैंक यू सर, हाँ थैंक जी, यू। खुश नसीब जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था एक सर, जो हमारी एंट्रीज होती हैं सर, हम कैसे समझेंगे कि कौन सी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है, जर्नल एंट्री है, डबल एंट्री है? ये थोड़ा कंफ्यूजन सा हो रहा है। देखो, कॉन्ट्रा एंट्री में तो मैंने बताया था ना कि कॉन्ट्रा एंट्री में तो ये है कि आपका कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट, उसी में भी शिफ्ट होता रहेगा पैसा। आपने सर ये आपने मतलब कैश बैंक में गए, कैश जमा करा दिया, एटीएम में गए पैसे निकालिए, फिर बैंक में गए कैश जमा करा दिया, फिर एटीएम में गए पैसे निकाल दिए, बस वही कॉन्ट्रा एंट्री, और कुछ नहीं है। आपके पास कैश बहुत सारा हो गया, कई बार कैश में ट्रांजेक्शन होते हैं ना, तो बहुत सारा कैश हो गया तो नॉर्मली व्यापारी क्या करते हैं, बैंक में जाके 5 लाख रुपये जमा करा दिए, ठीक है, वही कॉन्ट्रा एंट्री है और कुछ नहीं है। बैंक में जो एंट्रीज रहेगी वो कॉन्ट्रा एंट्री में रहेगी। हाँ, जो बैंक में हमने डिपॉजिट किया है और विड्रॉ किया है, बस वो कॉन्ट्रा एंट्री है। ओके सर, वही और सर जो थोड़ा हमने हो कोई रहा था पेमेंट किया है कैश या बैंक से कोई पेमेंट किया है, वो पेमेंट वाउचर हो गया। जो हमने रिसीट किया है, मतलब हमने कोई सेल किया है, वो सेल वाउचर हो गया, ठीक है। और जो हमने कोई इनकम लिया है वो इनकम वाउचर हो गया, बस यही वाउचर ओके, है। काफी कुछ तो समझ में आ गया था, वो थोड़ा इसी में वो सामने का कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में थोड़ा सा। नहीं, कॉन्ट्रा एंट्री बस कुछ नहीं है, वो तो सबसे सिंपल है। अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराए हैं या बैंक से आपने विड्रॉ किए हैं, बस इतना ही है। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू। ओके फिर, गुड नाइट।